वो कहते हैं ना कि कलाकार वही है जो अपने चाहने वालों की नब्ज पहचानता हो। ऐसा ही कुछ जलवा था धनी राम उर्फ अमर सिंह चमकीला का, जो पंजाब के उन गिने चुने लोक गायकों में से थे जिन्होंने छोटे से करियर में न सिर्फ लोगों का दिल जीत लिया, बल्कि अपने नाम अमर को भी सार्थक कर गए। यही नहीं, उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस भी तब ली जब उन्हें एक कार्यक्रम के आयोजन में स्टेज पर जाने से पहले गोली मार दी गई। अपने 9-10 बरस के लोक गायकी के छोटे से करियर में चमकीला ने पंजाब के हर गांव कस्बे में लगने वाले अखाड़ों, मेलों और जलसों में अपने मौज मस्ती भरे गीतों से ऐसी धाक जमाई थी कि बूढ़ा हो या जवान, हर किसी के होठों पर चमकीला के ही गाने गुनगुनाए जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि चमकीला के गाने ट्रक ड्राइवरों में खास तौर पर मशहूर थे। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि चमकीला के गानों में अफीम का नशा होता है, जिन्हें सुनकर ट्रक ड्राइवर बस उन गीतों की, उन गानों की मौज में खो जाते और फिर ट्रक चलाना उन्हें मेहनत की जगह मौज मस्ती का नाम लगता था। उनके गानों के कैसेट को चालू किया और ट्रक लेकर लंबे सफर पर निकल पड़े। कहा जा सकता है कि चमकीला के गीतों में एक तरह का नशा था जो आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता। चमकीला के साथ उनकी दूसरी पत्नी अमरजोत भी गीत गाती थी। अमरजोत उनकी सिंगिंग पार्टनर थी और हर गीत में, हर गाने में उनका साथ देती थी। ये गीत गाने जैसा नहीं था, बल्कि चमकीला और अमरजोत के बीच एक लयात्मक संवाद, एक रिदमिक कॉन्वर्सेशन होता था। मतलब चमकीला गाकर कुछ कहते या कोई सवाल उठाते तो अमरजोत गाकर ही उन्हें जवाब देती, और जब अमरजोत कुछ कहती तो चमकीला भी उसी अंदाज में जवाब देते। सुनने वाले दोनों के गीत गाने के इस अंदाज को काफी पसंद किया करते थे और इसकी खूब प्रशंसा होती, ढेरों तारीफें होती। इन गीतों का जो कंटेंट, जो मजमून था, वो अक्सर घर परिवार में, फैमिलीज में होने वाली रोजमर्रा की बातें होती थी, जैसे कि सास बहू, पति पत्नी की नोकझोंक या प्रेमी प्रेमिका के बीच की कॉन्वर्सेशंस, डायलॉग्स। लोगों के बीच उन्हीं के जीवन से जुड़े हालातों और किस्सों के गानों में पिरोकर जब ये जोड़ी वो गाने गाती थी तो ये गाने, ये गीत लोगों के मन में घर कर जाते थे, जिन्हें औरतें घर का चूल्हा चौका और मर्द खेती बाड़ी और अन्य काम करते हुए गुनगुना लिया करते थे। उस दौर में चमकीला इतने लोकप्रिय होते जा रहे थे कि लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते थे। लोगों ने दूसरे पंजाबी लोकगीतों को सुनना लगभग बंद ही कर दिया था और शायद यही कारण था कि चमकीला को उनकी बढ़ती प्रसिद्धि, उनकी फेम के साथ साथ अक्सर जान से मारने की धमकियां भी मिलती रहती थी। लेकिन वो इन धमकियों को अपने मस्त मौला अंदाज में हंसी में उड़ा दिया करते थे। कुछ लोग इन धमकियों की वजह चमकीला की अन्य गायकों से राइवलरी भी बताते हैं। उस दौर में चमकीला, उनके गाने इतने लोकप्रिय, इतने फेमस हो चुके थे कि लोग किसी दूसरे सिंगर को सुनना पसंद ही नहीं करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि उस दौर में चमकीला की वजह से बेरोजगार गायक यानी सिंगर्स और संगीतकारों ने भाड़े के हत्यारों को उनकी हत्या की सुपारी दे डाली। हालांकि इस बात की पुष्टि करने वाला कभी कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन उनके चाहने वालों के बीच ये बातें आम थी और लोग उनको मिलने वाली इन धमकियों के प्रति खास से चिंतित थे, परेशान थे। अक्सर उन्हें बच के रहने की सलाह भी देने लगे थे। इन धमकियों की बातों को अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे बहुत से कारण थे जिनकी वजह से उन्हें धमकियां मिला करती थी और जिनकी वजह से शायद उनकी जान ले ली गई। लेकिन इनमें से आज 30 साल बाद भी कोई एक कारण क्लैरिटी से, ढंग से नहीं बताया जा सकता कि चमकीला की मौत क्यों हुई। चमकीला की मौत के बाद में ऐसी ही और भी कुछ थ्योरियां निकाली गई, जैसे कि चमकीला खुलेआम डबल मीनिंग गाने गाते थे और उस दौर में ऐसा करना काफी मुश्किल या कहना चाहिए खतरनाक हो सकता था। उस दौर में लोग कंजर्वेटिव थे या ये कहिए ऑर्थोडॉक्स थे और अपनी किसी भी परंपरा या अपने कल्चर से इस बात को वो छेड़छाड़ मानते थे। अपने गानों में घरेलू और रोजमर्रा की बातों के साथ साथ
चमकीला उन घटनाओं का भी जिक्र किया करते थे जो उस वक्त पंजाब में हो रही थी। मिसाल के तौर पर वो अपने गानों में उन समस्याओं को बताते थे जिनसे पंजाब उस वक्त जूझ रहा था, जैसे कि मर्दानगी, शराब पीने की लत, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और साथ में कई बार डबल मीनिंग बोलियों का तड़का उनके गानों में शुमार होता था। उस दौर के लिहाज से ऐसे सॉन्ग्स गाना जोखिम भरा काम था, क्योंकि ये वो वक्त था जब टेररिज्म अपने चरम पर था और इस आंदोलन से जुड़े लोग पंजाब को लेकर पवित्रता का विचार रखने की बात किया करते थे। उनके अनुसार पंजाब चूंकि एक पवित्र भूमि है, इसलिए यहाँ हर क्षेत्र में पवित्रता होना जरूरी था। और चमकीला के गीतों में कहीं कहीं डबल मीनिंग डायलॉग्स जो थे वो उस कल्चर को पोल्यूट, दूषित विचार लगते थे। इसे भी पूरे सच से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये खालिस्तान समर्थकों से मिलने वाली धमकियां पूरी तरह से चमकीला के फैंस के दिमाग की उपज ही कही जा सकती है, या शायद टेररिज्म के समर्थकों ने अपनी धमक की आवाज को ऊंचा रखने के लिए ऐसी धमकी दी हो, या केवल बात फैलाई हो, क्योंकि चमकीला ने खुद कभी पुलिस को इन धमकियों की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। तो अगर चमकीला को जान से मारने की धमकियां दूसरे सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और टेररिज्म के चाहने वाले नहीं दे रहे थे, तो ये धमकियां कौन दे रहा था? खैर, एक दिन ये लगातार मिलने वाली धमकियों का सिलसिला थमा तो, लेकिन धनी राम उर्फ अमर सिंह चमकीला और उनके साथियों की मौत के साथ। तारीख 8 मार्च 1988 को दोपहर 2 बजे चमकीला अपनी टीम के साथ एक गाड़ी से महसमपुर पहुंचे और उनके आने के साथ ही, उनके आते ही लोगों में जोश बढ़ गया और महसामपुर के आसमान में चमकीला के नाम के साथ साथ तालियां गूंजने लगी। अनाउंसर उन्हें स्टेज पर आने के लिए आवाज दे रहा था। भीड़ से घिरे चमकीला लोगों का अभिवादन करते हुए धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ रहे थे, पर तभी भीड़ को चीरती हुई मोटरसाइकिलों ने माहौल गरमा दिया। लोग अचानक भीड़ में घुसी मोटरसाइकिलों की वजह से हड़बड़ा गए थे और तभी मोटरसाइकिल सवार हत्यारों की बंदूकें आग उगलने लगी। उन्होंने अमर सिंह चमकीला और उनके ग्रुप पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड में 4 लोग मारे गए थे। अमर सिंह चमकीला, उनकी दूसरी पत्नी और सिंगिंग पार्टनर अमरजोत, हारमोनियम बजाने वाले और मटका बजाने वाले। कौन थे बाइक सवार? किसने बहाया एक कलाकार का खून? क्या वाकई प्रोफेशनल राइवलरी के चलते हुए ये सब हुआ, या किसी ने चमकीला को मारकर दहशत फैलाने का मन बनाया था? लोग जो भी कहें, जो भी अंदाजे लगाएं, लेकिन सच तो यह है कि 80 के दशक में पंजाब के फोक सॉन्ग्स, लोक गीतों का एक उभरता हुआ सितारा जाने किसके गुस्से की बलि चढ़ गया। आखिर अमर सिंह चमकीला को किसने मारा? कौन थे उनके हत्या के पीछे लोग? चमकीला मतलब जो चमकता हो। पंजाब के मशहूर लोक गायक धनी राम उर्फ अमर सिंह को इसी नाम से जाना जाता है। 21 जुलाई 1960 को उनका जन्म हुआ। बचपन लुधियाना के पिंड डुगरी में बीता और जवानी पूरे पंजाब में। सपना था इलेक्ट्रीशियन बनने का, लेकिन पैसों की तंगी के चलते कपड़े की मिल में काम करना पड़ा। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। शायद वो जिसकी उम्मीद खुद चमकीले को भी नहीं रही होगी। म्यूजिक का शौक बचपन से था। शौक के चलते हारमोनियम और ढोलकी भी सीख ली, लेकिन स्टेज तक आते आते हाथ में तुम भी आ गई। कपड़े की मिल में काम करते करते गाने भी लिखने लगे। ये वो दौर था जब सुरिंदर शिंदा और कुलदीप मानक जैसे सिंगर पंजाबियों के फेवरेट थे और गुरदास मान उसी ट्रैक पर चलने की तैयारी में थे। सुरिंदर शिंदा का कहना है कि चमकीला ने उन्हें ही सबसे पहले अप्रोच किया था। तब चमकीला की उम्र 18 साल की थी। उन्होंने शिंदा के लिए गाने लिखने शुरू कर दिए, जिसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन घर का खर्च निकालने में अभी भी दिक्कत आ रही थी। ऐसे में चमकीला ने शिंदा का दामन छोड़ खुद से गाने की सोची और कुछ ही टाइम बाद साथ गाने का मौका भी मिला। उनका अब तक का सफर तो वैसे ही था जैसे शायद हर स्ट्रगलर का होता है।
लेकिन एक बार चमकीले ने गाना क्या शुरू किया, उन्होंने पंजाबी गायकी में सभी को पछाड़ के रख दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या खास था इस जवान लड़के में जिसने सुरिंदर शिंदा, कुलदीप मानक और गुरदास मान जैसे स्थापित सिंगर्स को बैकफुट पर ला खड़ा कर दिया। दरअसल लिरिक्स के साथ चमकीले की स्टेज प्रेजेंस भी काफी अलग थी। उनके लिरिक्स में उस दौर के पंजाब की सच्चाई थी। सूबे में बढ़ता हुआ नशा हो या घर में औरतों की मार पिटाई, चमकीला हर बात बेबाकी से अपने गानों के जरिए जाहिर कर दिया करता था। गाते गाते बीच में कमेंट्री करने लगता, कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात या फिर गाली गलौज, हर बात ज्यों की त्यों लोगों के सामने रख देता। एक लाइन में कहें तो वो पंजाबियों को आईना दिखाता था, उनके समाज का, उनकी लाइफस्टाइल का, उनमें जाति के रौब का। तो फिर क्या हुआ जिसकी वजह से चमकीला को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा? बताऊंगा मैं हूं आपके साथ सौरभ, रेड पॉडकास्ट पर, और आप सुन रहे हैं इंडियन मर्डर मिस्ट्री। गानों के लिरिक्स में, जैसे कि फिल्मों में आपने देखा या सुना होगा, तेरी माँ दी, तेरी पैंट दी जैसे शब्द चमकीला के गानों में काफी ज्यादा इस्तेमाल होते थे। पर साथ ही वो कटाक्ष करता हुआ कहता था कि बुरा मत मानना, घर में भी तो सब ऐसे ही बोलते हैं। ये सब कहना तब ज्यादा महत्व रखता था जब आप लाइव गा रहे हो। चमकीला के ज्यादातर गाने लाइव स्टेज परफॉर्मेंस के ही हैं। 5 से 6 फुट ऊंची स्टेज सजती थी। चमकीला गाते और सामने बैठे लोग कभी हंसते, कभी नाचते, कभी हो हल्ला मचाते, और कोई शराबी होता सो वो तो उन्हीं से लड़ पड़ता। ये सब चीजें हिस्सा थी चमकीले के अखाड़े का, और इन्हीं अखाड़ों के चलते चमकीला 4 से 5 साल में ही हर पंजाबी के मुंह पर चढ़ गए। आपको अंदाजा होने लगा होगा कि ऐसे सिंगर्स आज के जमाने में भी मौजूद हैं जिन्होंने शुरुआत तो गाली गलौच वाले गाने गा के की, लेकिन आज तमाम ऐशो आराम हैं। समाज और फिल्म इंडस्ट्री में दिखावे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत है, और अब उनके पुराने गानों का जिक्र भी नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में वही कला याद रखी जाती है जो कि किसी के दिल से निकली हो। उस कला की अपनी आत्मा होती है, और वो आत्मा अपने आप में पवित्र होती है। चमकीला को ये शोहरत मिल रही थी, लेकिन ये कितने वक्त है और कब अचानक खत्म हो जाए ये किसी को नहीं मालूम था। चमकीला एक फितूर में थे। कामयाबी और उस कामयाबी के साथ आई दौलत, शोहरत ने चमकीला को एक और चीज भी दे दी, घमंड, अहंकार। उन्हें घमंड था अपनी गायकी पर, अपनी फॉलोइंग पर, और वो मानते थे कि वो जो कुछ करते हैं, जो कुछ कहते हैं, सिर्फ वही ठीक है। लेकिन अगर बात चमकीला की हो तो अमरजोत कौर का जिक्र होना बहुत जरूरी हो जाता है। अमरजोत जो हर स्टेज परफॉर्मेंस में चमकीला के साथ नजर आती थी। जोश और स्टेज परफॉर्मेंस में, एनर्जी के मामले में अमरजोत चमकीला से कम नहीं थी। पतली और तीखी आवाज वाली अमरजोत का चमकीला से वास्ता सन 1980 में पड़ा। तब तक चमकीला कुछ एक गाने गा चुके थे, लेकिन चमकीला को तलाश थी स्टेज पार्टनर की। सोनिया और मिस उषा नाम की गायिका के साथ पहले ही काम कर चुके थे, लेकिन खोज अभी भी जारी थी। एक ऐसी गायिका कि जो चमकीला के तेवरों को मैच कर सके। खोज रुकी अमरजोत पर जाकर, जो कि पहले से शादीशुदा थी, लेकिन सिंगिंग के पैशन के चलते पति को तलाक दे दिया और जुड़ गई चमकीले के साथ। कुछ महीने स्टेज पर साथ बिताने के बाद जिंदगी भी साथ बिताने का फैसला कर लिया। चमकीले ने भी कुछ समय बाद अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अमरजोत इससे पहले कुलदीप मानक के साथ भी गाना गा चुकी थी, लेकिन असल पहचान चमकीले के साथ ही मिली। चमकीला के बारे में एक बात काफी कही जाती है कि उसका कोई दिन खाली नहीं जाता था, रोज कहीं ना कहीं शो होता था। एक फिल्म की रिसर्च के दौरान भी इस बात की पुष्टि हुई। रिसर्च के मुताबिक चमकीला ने 365 दिनों में 366 शोज परफॉर्म किए, और इस दौरान चमकीला की आवाज पंजाब और देशों से बाहर निकल के विदेशों तक जा पहुंची। कनाडा, अमेरिका और दुबई जैसे कई देशों में भी चमकीला के फन की झनकार गूंजी। ये एक ऐसा गायक था जो गाते गाते कुछ भी कहने लगता था, ऐसे जैसे कोई अपने दोस्त से ही बात कर रहा हो, बिना किसी झिझक के।
आवारा लड़के की बात करता करता बीच में गुरबानी का जिक्र कर जाता। शादी ब्याह में भी गाता था और 80 के दशक में भी 4,000 से 4,500 रुपए प्रति शो लिया करता था। मिड 80s तक खूब फेमस हो चुका था चमकीला। ये पंजाब में आतंकवाद का दौर था, तनाव का माहौल था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हर तरफ मायूसी पसरी हुई थी। आतंकवादियों और पुलिस के बीच एनकाउंटर्स जारी थे। उन दिनों लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। अखबारों में रोज किसी न किसी की मौत की खबर होती थी। ऐसे समय में चमकीला के अखाड़े में 200 से 300 लोगों का इकट्ठा होना ही एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इसी से मालूम पड़ता है कि वो लोगों के कितने फेवरेट थे। एक और चीज थी जो चमकीला को उसके साथ के सिंगर से एकदम अलग बनाती थी, उसके कंटेम्पररी से आगे बढ़ाती थी। वो जातिवाद वाले पंजाब में दलित लोगों के दिल में छाया करते थे। चमकीला एक पिछड़ी जाति से थे, लेकिन फिर भी लोगों ने उनको उनकी कला के लिए बहुत मान बख्शा, सम्मान किया। और इसी मान के चलते चमकीला अपने साथ के बहुत सारे सिंगर्स से काफी आगे निकल गए। हालांकि वो अपने गानों में जट्टों का भी खूब जिक्र करते थे। उनके गाने पंजाबी फोक सिंगिंग को ऐसी पहचान देकर गए कि आज भी लोग उन्हें उतने ही चाव से सुनते हैं। चमकीला ने कुल मिलाकर केवल 9 साल गाने गाए और इन 9 सालों में अपनी गायकी की वजह से जहां उन्होंने कईयों का दिल जीता, वहीं समाज की सच्चाई बयान करते उनके गानों के बोल कई लोगों के दिमाग में खटकने लगे। फिर आया मंगलवार का दिन। तारीख थी 8 मार्च 1988। जगह महसामपुर, जालंधर से करीब 40 किलोमीटर दूर। चमकीला अपनी पत्नी और स्टेज पार्टनर अमरजोत कौर के साथ यहाँ परफॉर्म करने आए थे। गाड़ी से परफॉर्मेंस वाली जगह तक जा ही रहे थे। इसी बीच कुछ युवक मोटरसाइकिल पर आए और अंधाधुंध गोलियां चलाईं। कुछ पलों में वो युवक फरार हो गए। पीछे छोड़ गए चमकीला और अमरजोत के मृत शरीर, उनकी लाशें। चमकीला के कातिल ना तो कभी पकड़े गए और न ही कोई खबर लगी। कई अंदेशे लगाए गए, जैसे कि आतंकवादियों ने उनके गानों की बोल की वजह से उन्हें मारा होगा, उनके साथ के प्रतियोगियों ने उन्हें मरवा दिया होगा। उनकी हत्या को एक और एंगल दिया गया और वो था ऑनर किलिंग का। दरअसल चमकीला की बीवी अमरजोत एक अलग कौम से थी और चमकीला एक पिछड़ी जाति से। कुछ लोगों का मानना है कि शायद इस वजह से उन्हें भी मार दिया हो। करियर के टॉप पर चमकीला और अमरजोत चले गए, पीछे छोड़ गए ऐसे 200 गाने और उन गीतों के बोल भी जिन्हें गाया जाना बाकी रह गया। पंजाब में फैले आतंकवाद की गोलियों की गूंज में चमकीला हत्याकांड का केस कहीं गुमनाम गहराइयों में दबकर गूंगा हो गया और आज तक उनकी रूह को कभी इंसाफ नहीं मिला।